गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग पिछले दिन आप आकाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपने जो सेट प्रैक्टिस किया था, तो आज हम लोग उस सेट प्रैक्टिस 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैथ से जो इतने भी क्वेश्चन होंगे उसका लाइन बाय लाइन हम लोग एक एक कर सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर जब देख सकते हैं, जो मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपके बोर्ड पे देख सकते हैं। इसका साधारण भिन्न में मान हमको बताना है कि साधारण भिन्न में इसका मान क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पहला क्वेश्चन है और हमको इसका साधारण भिन्न में मान बताना है कि साधारण भिन्न में इसका मान क्या होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये रिकरिंग बेस पे क्वेश्चन है, रिकरिंग बेस पे क्वेश्चन है, बार वाले क्वेश्चन है। तो बार वाले क्वेश्चन के लिए पिछले कुछ वीडियो में हमने इसका क्लास लिया था, तो आप चाहें तो पूरा डिटेल्स उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने इसके लिए क्या बताया था आपको, बनाने का रूल क्या तरीका था इसका, कि दिए गए नंबर को सबसे पहले आप लिख लो, जो भी नंबर दिए गए उसको सबसे पहले लिख लो। तो जो भी नंबर दिए गए उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखेंगे जिस नंबर के ऊपर ये बार का साइन नहीं उसको घटा देते हैं, जिस नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं उसको घटा देते हैं। तो किस नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं है, तो ये 3 और 9 के ऊपर बार का साइन नहीं है तो उसको घटा देते हैं, घटा देंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद देखते हैं कितने नंबर के ऊपर बार का साइन है। कितने नंबर के ऊपर बार का साइन है, तो दो संख्याएं के ऊपर, दो नंबर के ऊपर बार का साइन है। तो जितने संख्या के ऊपर, जितने नंबर के ऊपर, अंक के ऊपर ये बार का साइन होगा उसके लिए हम लोग 9 लिखते हैं। तो कितने डिजिट पे है, तो 2 डिजिट पे है, तो 2 बार हम लोग 9 लिख देंगे। अब कितने डिजिट पर नहीं है बार का साइन, कितने अंक के ऊपर नहीं है, तो इस 2 अंकों के ऊपर नहीं है। तो जिस अंक के ऊपर बार का साइन नहीं होगा, यानी उस पर साइन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। अगर साइन नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो कितने अंक के ऊपर नहीं है, 2 अंक के ऊपर, तो 2 0 लिख देंगे। अब इतना में से इतना आप घटा लो स्टूडेंट्स, तो जब घटाओगे तो 3900 आएगा स्टूडेंट्स। अब बट्टा में कितने हैं स्टूडेंट्स? 9900। 0 से 0 कैंसिल स्टूडेंट्स, इस 0 से इस 0 कैंसिल। अब देखो तो ये संख्या 3 से कटेगी स्टूडेंट्स। क्या? तो ये संख्या 3 से कटेगी कितने बार में स्टूडेंट्स? तो ये संख्या 3 से कितने बार में कटेगी, तो 13 बार में। और ये 3 से कितने बार में स्टूडेंट्स? 33 बार में। ये 3 से 13 बार में, और ये 3 से कितने स्टूडेंट्स? 33 बार में। तो इस सवाल का उत्तर हुआ 13/33। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? 13/33, जो आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, ये आपके टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसे हमें आरोही क्रम में सजाना था स्टूडेंट। सबसे पहले आरोही क्रम में मतलब हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस आरोही क्रम में सजाने पे इन चारों विकल्पों में से सही जवाब क्या होगा? तो आरोही क्रम कहने का मतलब छोटे संख्या से बड़े की तरफ बढ़ना है, छोटे से बड़े की ओर, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आओ हम लोग ये बात करते हैं कि देखो तो इनमें से देखेंगे सबसे छोटा संख्या क्या है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा नंबर चेक करना है मेरे बच्चों। तो जब आपको सबसे छोटा नंबर चेक करना है तो सबसे छोटा तो निगेटिव वाला होगा, निगेटिव वाला सबसे छोटा होगा स्टूडेंट्स। तो देखो तो यहाँ इन दोनों में चेक कर लें, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है, ये भी निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव नंबर को देख लेंगे कि इनमें छोटा कौन है। तो देखो स्टूडेंट्स, 2 अगर भिन्नों को कंपेयर करना हो तो सबसे पहले उसे क्रॉस कर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों भिन्नों में हमको कंपेयर करना है कि कौन संख्या बड़ी है भिन्न में और कौन छोटी है। तो इसे क्रॉस कर हम लोग चेक कर लेंगे। तो क्रॉस करने का तरीका स्टूडेंट्स, आपको इससे क्रॉस करना है स्टूडेंट्स, और इस संख्या को इससे क्रॉस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो तो अगर 8 में 2 से गुना करेंगे तो ये माइनस का कितना आएगा स्टूडेंट्स? 16 आएगा। और 9 में 7 से गुना करेंगे तो ये माइनस का कितना आएगा स्टूडेंट्स? 63 आएगा। ये माइनस का 16 और ये माइनस का क्या है? 63। तो देखेंगे कि बड़ी संख्या ये है या बड़ी संख्या ये है। तो स्टूडेंट्स
नेगेटिव साइन के केस में क्या होता है, नेगेटिव साइन के केस में कि जो संख्या दिखने में बड़ी लगेगी वो संख्या छोटी होगी और जो दिखने में छोटी लगेगी वो बड़ी होगी। तो निश्चित तौर पर इसमें छोटी, इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, तो ये है, यानी छोटी संख्या इसमें कौन है 7/8, 7/8 है जो छोटी है किससे 2/9 से। तो सबसे छोटी संख्या 7/8 है। तो देखो तो स्टूडेंट दो आपका ऑप्शन कट होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इस सवाल को हम लोग कट कर सकते हैं क्योंकि सबसे छोटी कौन है 7/8 और यहाँ हमको छोटी से बड़ी की ओर ले जाना है। तो यहाँ देखो तो -2/9 है और यहाँ भी -2/9 है। तो दो ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स इन दोनों ऑप्शन में अगर आपको चेक करना है तो इन दोनों ऑप्शन में ये दो ऑप्शन तो कट हो गया। तो अब देखो स्टूडेंट्स ये दो ऑप्शन को चेक करना है। अब देखो स्टूडेंट्स इन दोनों में हम कंपेयर कर लेंगे कि इन दोनों में बड़ी कौन है छोटी कौन है, इन दोनों में बड़ी और छोटी कौन है। तो देखो तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव वाले नंबर को चेक करते हैं। तो 12 में अगर 4 से गुना करोगे तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स 48 और यहाँ 3 में 5 से गुना करोगे तो ये कितना आएगा 15। यानी बड़ी देखो तो इनमें कौन है 4/3 बड़ी है, ये 5/12 स्टूडेंट्स। तो निश्चित तौर पर बड़ी कौन है 4/3 और छोटी कौन है 5/12। तो देखो तो हमें छोटी से बड़ी की ओर जाना है। तो देखो तो स्टूडेंट्स ये भी ऑप्शन कट हो गया, ये भी ऑप्शन कट हो गया। कैसे ये ऑप्शन कट हो गया कि देखो पहले लिखा है 4/3 यानी पहले लिख दिया बड़ी और उसके बाद क्या लिख दिया छोटी। तो निश्चित तौर पे ये भी ऑप्शन कट हो गया। तो स्टूडेंट्स इस सवाल का उत्तर कौन हुआ, ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हुआ। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप सडनली अगर चाहो कि कैसे करना है तो यहाँ अगर ध्यान पे फोकस ना कर कर्विन पे, डायरेक्ट आप ऑप्शन पे फोकस कर दो। ऑप्शन पे फोकस करने पे भी आपका सही जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन पे कैसे फोकस करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो ऑप्शन से हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करना है आपको यहाँ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो हम लोग चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर यहाँ हम लोग ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी की, तो देखो तो स्टूडेंट्स इन दोनों में चेक करते हैं, हमें छोटी से बड़ी की ओर जाना है। तो ये देखो तो 8 दूनी कितना स्टूडेंट्स 16, 8 दूनी कितना 16 और 9 सत्ते कितना 63, ये माइनस का 16 है। स्टूडेंट्स आप आमतौर पे जितने भी इस तरह के क्वेश्चन देखते होंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव होते होंगे, सारे के सारे क्या है पॉजिटिव। मगर यहाँ हमने जो क्वेश्चन दिखाया आपको पॉजिटिव और निगेटिव यानी जो भिन्न है पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ देखो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं स्टूडेंट तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये माइनस का 16 है और ये माइनस का 63 है। तो यहाँ पहले बड़ी हो गया और फिर बाद में क्या हो गया छोटी। तो ये ऑप्शन कट हो गया। जिस कंसेप्ट पे आपने इसको यहाँ कट किया उसी कंसेप्ट पे आप ये भी कट कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस का 16 है और ये माइनस का क्या है 63 है। ये माइनस का स्टूडेंट्स क्या है 16 और ये माइनस का क्या है 63। तो पहले क्या आ गया बड़ी और फिर क्या आ गया छोटी। तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन में अगर आपको चेक करना है तो देखो इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखो तो स्टूडेंट्स 12 में अगर 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा 48 और 3 में 5 से गुना करो तो कितना 15। यानी ये बड़ा हो गया 48 आ रहा है और 5 में 3 से गुना किए तो क्या आएगा 15। यानी पहले बड़ी लिख दिया और फिर क्या लिख दिया छोटी, यानी ये भी ऑप्शन कट हो गया। तो निश्चित तौर पे अगर 3 आपके विकल्प कट गए तो निश्चित तौर पर चौथा विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगर बच्चों आपको चेक कर लेना है तो कर लो। देखो 9 में 7 से गुना करो तो माइनस का कितना आएगा 63 क्योंकि निगेटिव में है स्टूडेंट। और 8 में 2 से गुना करोगे तो माइनस क्या आएगा 16। देखो इस नंबर से ये नंबर बड़ी है। चलो इन दोनों में चेक कर ली। अब देखो इन दोनों में चेक करना है स्टूडेंट्स तो यहाँ चेक कर लो। तो 5 में 3 से गुना करो तो स्टूडेंट्स ये कितना 15 और ये देखो तो 12 में 4 से गुना करो तो ये कितना स्टूडेंट्स 48। यानी इससे ये बड़ी संख्या, यानी सारे हमने जो क्रम सजाए हैं किस क्रम में है तो सारे ये चेक कर सकते हैं। तो सभी नंबर ये बढ़ते क्रम में है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। 20 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया स्टूडेंट्स कि A के हिस्से का 1/4 से 30 रुपये अधिक, A के हिस्से का 1/4 से 30 रुपये अधिक, B के हिस्से के 1/5 से 30 रुपये कम और C के हिस्से के 1/8 से 70 रुपये अधिक आपस में सभी बराबर हैं। तो पूरी राशि में B का हिस्सा क्या होगा स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स क्या क्या बोला है स्टूडेंट्स कि 2020 रुपये को 3 लोगों में बांटना है और कैसे कैसे बांटना है कि A के हिस्से का 1/4 से 30
30 रुपये अधिक। एक हिस्से का 1/4, तो एक हिस्सा का 1/4 ऐसा हम लिख सकते हैं, ए का 4th भाग, चौथाई भाग। एक हिस्से का 1/4 से 30 रुपये अधिक, लिख दिया। कितना अधिक? 30 रुपये। एक हिस्से का चौथाई भाग से कितना अधिक? 30 रुपये अधिक। बी के हिस्से के 1/5, बी के हिस्से का कितना स्टूडेंट्स? तो बी के हिस्से का 1/5 से कितना? 30 रुपये कम, तो -30 कर दी, 30 रुपये कम बोला है, ठीक है स्टूडेंट। और सी के हिस्से का 1/8, तो सी के हिस्से का 1/8 1/8, तो बट्टा में 8 कर दी। सी के हिस्से का 1/8 से 70 रुपये अधिक, तो +70 कर दी। सभी आपस में बराबर हैं, तो बराबर का साइन दे दी। सभी आपस में क्या है स्टूडेंट्स? बराबर। देखो तो क्या बोला स्टूडेंट्स? ए के चौथाई भाग से 30 रुपये अधिक, बी के 5वें भाग से 1/5 भाग से 30 रुपये कम, और सी के 8वें भाग से 70 रुपये अधिक। सभी आपस में बराबर हैं, तो हमने बराबर का साइन दिया। तो इतना बराबर कोई नंबर कंसीडर कर ली, तो इतना बराबर कंसीडर कर ली के, क्या मान लिया स्टूडेंट्स? के। इतना बराबर हम लोग मान लिए क्या? के मान लिए, कि इतना बराबर हमने के माना। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग ए का मान निकाल देते हैं, बी का मान निकाल देते हैं और सी का मान निकाल देते हैं। देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ कि ए बी सी के बीच कितना बांटा गया है? 2020 रुपये बांटा गया। ए बी सी के बीच कितना बांटा गया है? 2020। देखो तो ए प्लस बी प्लस सी के बीच कितना बांटा गया है? 2020 रुपये बांटा गया। तो आपसे पूछा है क्या स्टूडेंट्स? तो बी का हिस्सा पूछा है। क्या पूछा? बी का हिस्सा पूछा है। नो प्रॉब्लम स्टूडेंट। यहाँ ए का वैल्यू रखते हैं। ए का वैल्यू कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो थोड़ा ध्यान देना, ये इतना बराबर, ये दोनों नंबर को आप मत दिखो, यहाँ दोनों मत दिखो, इतना बराबर किए है स्टूडेंट्स। तो देखो तो 1a/4 ये +30 में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? -30 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -30 में। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? k -30 हो जाएगा। k माइनस क्या हो जाएगा? 30। तो जैसे हम यहाँ, चलो हम ब्रेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ आप ध्यान से समझ लो। जैसे यहाँ a/4 है, तो देखो तो स्टूडेंट +30 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा। तो एक बराबर ऐसा लिख सकते हो क्या स्टूडेंट्स कि k -30, और यहाँ स्टूडेंट्स बट्टा में जो 4 था a/4, यहाँ 4 जो था 4 उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऐसे लिख सकते हैं k -30 इंटू क्या लिख सकते हैं? 4। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह b का मान भी लिख सकते हो। b का मान क्या ऐसा लिख सकते हो? तो b का मान देखो तो स्टूडेंट्स क्या लिखोगे? ये -30 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? +30। तो k प्लस क्या? 30। और देखो तो बट्टा में 5 है तो गुना में हो जाएगा, तो गुने कितना? 5 है स्टूडेंट्स। उसी प्रकार आप c का वैल्यू लिख सकते हो। तो c का वैल्यू कैसे लिखोगे स्टूडेंट? तो c बराबर लिखोगे +70 है तो -70 हो जाएगा, k माइनस क्या हो जाएगा? 70, और इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8। तो देखो तो स्टूडेंट्स a का मान क्या आ जाएगा? तो इसमें से गुना कर दो तो 4k और -120। ठीक है स्टूडेंट्स, ये a का वैल्यू आ गया। b का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो इससे गुना कर दो तो 5k और +150, और c का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो 8k और -560। ये किसका वैल्यू है? a का, ये किसका? b का और ये c का। तो तीनों का योग हो गया, और तीनों का योग दिया है, तीनों में बांटा गया है स्टूडेंट्स कितना? 2020 रुपये। ऐसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जोड़ लो तो 4 और 5 कितना स्टूडेंट्स? तो 4 5 9, और 9 और 8 कितना स्टूडेंट्स? 17। तो 17k। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है? तो यहाँ -120 और यहाँ +150। तो यहाँ अगर दोनों को कैलकुलेशन करोगे तो +30 आएगा। +30 है स्टूडेंट्स। अब 30 इसमें से घट जाएगा तो -530 होगा, और -30 उधर जाएगा तो +530 हो जाएगा, और 20 में +530 जोड़ोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2550। 2500 कितना आएगा? 50। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ k का मान निकाल लो, तो 17 से ये कटाओगे तो 17 से ये संख्या कितने बार में जाएगा स्टूडेंट्स? तो 15 बार में जाएगा। कितने बार में? 15 बार में। एक 0 उतर गया, यानी कितना आ गया स्टूडेंट्स? k का वैल्यू कितना आ गया? तो k का वैल्यू आ गया 150। तो आपसे किसका मान पूछा स्टूडेंट्स? b का मान पूछा। किसका मान पूछा? b के पास। तो नो प्रॉब्लम, b के पास हमको बताना है। तो b बराबर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं क्या? k + 30 इंटू क्या है स्टूडेंट्स? 5। अब देखो स्टूडेंट्स k के जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? तो k के जगह हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ स्टूडेंट्स 150 और प्लस क्या स्टूडेंट्स 30
इंटू क्या है स्टूडेंट्स 5। अब देखो तो स्टूडेंट्स 150 में 30 जोड़ो तो 180, और 180 में 5 से गुना कर दो तो स्टूडेंट्स कितना 900, यानी बी का हिस्सा कितना आ गया स्टूडेंट्स 900। तो इस सवाल का उत्तर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट्स, डाटा अलग अलग पूछे जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, बट इस तरह से कई बार एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन अच्छा था, क्या स्टूडेंट्स था कि ए के चौथाई भाग से 30 रुपये अधिक, 30 रुपये अधिक तो प्लस 30 कर दिए, बी के 5वें भाग से 30 रुपये कम तो माइनस 30 कर दिए, और सी के 8वें भाग 1/8 यानी 8वें भाग से 70 रुपये अधिक तो प्लस 70 कर दिए। अधिक बोल रहा है तो प्लस कर देते हैं, और कम बोलता तो माइनस। इतना बराबर स्टूडेंट्स हम लोग के मान लिए, यहाँ से वैल्यू हम लोग ए का निकाल रहे हैं। देखो इतना बराबर स्टूडेंट्स इतना, ये प्लस 30 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -30, तो के -30, और जो बट्टा में 4 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, तीनों का योग। तो यहाँ से देखो तो स्टूडेंट्स गुना किए तो 4k और -120, उसी तरह 5k प्लस 150 और 8k माइनस 560 इक्वल टू 20, यहाँ 2020। देखो तो स्टूडेंट, तो अगर हम लोग इस नंबर को जोड़े तो 17 के, और यहाँ देखो तो ये -120 और प्लस 150 है, तो ये दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा +30, और यहाँ -560 है यानी -530, उधर जाएगा तो क्या होगा +530, यानी जोड़ देंगे स्टूडेंट्स तो ये संख्या हो जाएगा 2550। के का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल दिए 150। अब जिसका वैल्यू पूछ रहा है, ए का पूछता तो ए की जगह रख देते, बी की जगह पूछा बी का जगह, और सी का पूछता तो सी की जगह। हमसे पूछ देता ए का क्या हो जाता, तो यहाँ 150 रख देते हैं, 150 में से हम लोग 30 घटाते तो 120, 120 में 4 से गुना कर देते स्टूडेंट तो 480 आता। अगर सी का पूछ देता तो 150 यहाँ रख देते, 50 में से 70 गया तो 80, और 80 में 8 से गुना कर देते तो 640, और सबका जोड़ लोगे तो 2020 आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका कंपाउंड रेशियो बताना है। कंपाउंड रेशियो हमने बताया भी कि 2 या 2 से अधिक अनुपात को आपस में आप गुना कर दोगे तो कंपाउंड रेशियो मिल जाएगा। तो हमको कंपाउंड रेशियो बताना है। इसका कंपाउंड रेशियो मतलब ये होता है स्टूडेंट मिश्र अनुपात, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ क्या होगा 2 अनुपात को हम लोग बट्टा लिखते हैं 2/3, फिर इंटू 6:11 यानी 6/11, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू 11/2 यानी 11/2 स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स देखो 11 से 11 कैंसिल होगा, और 3 दूनी कितना 6 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा स्टूडेंट्स 2, और नीचे कुछ नहीं तो क्या बचा 1, यानी आंसर होगा 2:1। तो आप ऑप्शन मिला सकते हैं। इस सवाल का उत्तर हुआ 2:1। तो सिंपल सी बात कि अगर कभी भी कंपाउंड रेशियो आपसे पूछ दे, मिश्र अनुपात पूछ दे, तो दिए हुए अनुपात को 2 या 2 से अधिक अनुपात रहे तो दिए हुए रेशियो को आपस में आप गुना कर दो, और गुना करने के बाद वो आपका आंसर होगा। तो आंसर हुआ 2:1। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका कंपाउंड रेशियो बताना है। कंपाउंड रेशियो हमने बताया भी कि 2 या 2 से अधिक अनुपात को आपस में आप गुना कर दोगे तो कंपाउंड रेशियो मिल जाएगा। तो हमको कंपाउंड रेशियो बताना है। इसका कंपाउंड रेशियो मतलब ये होता है स्टूडेंट मिश्र अनुपात, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ क्या होगा 2 अनुपात को हम लोग बट्टा लिखते हैं 2/3, फिर इंटू 6:11 यानी 6/11, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू 11/2 यानी 11/2 स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स देखो 11 से 11 कैंसिल होगा, और 3 दूनी कितना 6 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा स्टूडेंट्स 2, और नीचे कुछ नहीं तो क्या बचा 1, यानी आंसर होगा 2:1। तो आप ऑप्शन मिला सकते हैं। इस सवाल का उत्तर हुआ 2:1। तो सिंपल सी बात कि अगर कभी भी कंपाउंड रेशियो आपसे पूछ दे, मिश्र अनुपात पूछ दे, तो दिए हुए अनुपात को 2 या 2 से अधिक अनुपात रहे तो दिए हुए रेशियो को आपस में आप गुना कर दो, और गुना करने के बाद वो आपका आंसर होगा। तो आंसर हुआ 2:1। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो मैं कंसेप्ट बताता हूँ। ये तरीका सबसे बेहतर है इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो सबसे बेहतर और शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, तो स्प्रिट और पानी के एक 45 लीटर के मिश्रण में, स्प्रिट और पानी के एक 45 लीटर का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? स्प्रिट और पानी का
45 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 20% है। स्प्रिट और पानी का मिश्रण है 45 लीटर का, जिसमें पानी की मात्रा 20% है। बोलता है इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा बढ़कर 25% हो जाए। पानी की मात्रा बढ़कर कितना परसेंट हो जाए? 25। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझो कि स्प्रिट और पानी का मिश्रण है और कितने लीटर का मिश्रण है? 45 लीटर का मिश्रण है, जिसमें उसमें अभी पानी की मात्रा वर्तमान में कितना परसेंट है? 20। पर वह दुकानदार चाहता है कि इसमें और पानी मिला दे और पानी की मात्रा बढ़कर कितने प्रतिशत हो जाए? 25%। तो स्टूडेंट्स दो केस इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है? तो एक मात्रा घटकर पूछा जा सकता है और दूसरा बढ़ाकर पूछता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े हैं, पहले पानी की मात्रा कितने परसेंट थी? 20% और हो जाए कितने परसेंट? 25। तो ये केस बढ़ने का है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था कि पानी की मात्रा 20% है और घटकर हो जाए 10, घटकर हो जाए 12, घटकर हो जाए 15, घटकर हो जाए 18, ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, ये बढ़ने का केस है और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो जितना लीटर मिश्रण लिखा है उतना आप लिख दो। तो कितना लीटर का मिश्रण है स्टूडेंट्स? 45 लीटर का, तो आप 45 लिख दो। 45 लिख देंगे स्टूडेंट्स। जितने लीटर का मिश्रण है उतना आपको लिखना होगा स्टूडेंट। कितने लीटर का मिश्रण है? 45 लीटर का, तो 45 हमने लिख दिया। अब बताओ स्टूडेंट्स, अंतर कितने का है? यहाँ कितने का? पहले परसेंट में कितना था? 20 और हो जाए अब कितना? 25। तो अंतर कितने का है स्टूडेंट्स? तो अंतर 5 का है, तो अंतर लिख दो। पहले था 20, हो जाए 25, अंतर कितने का स्टूडेंट्स? 5 का, तो यहाँ अंतर लिख दिए। अब देखो स्टूडेंट्स, बढ़ने का केस है कि घटने का, ये आपको देखना होगा कि पहले कितना था अब कितना हो रहा है। तो पहले था 20 और हो रहा है 25, तो बढ़ने का केस है। जब बढ़ने का केस है तो नीचे उसे 100 में से घटा कर लिखते हैं। तो 100 और कितना बढ़कर होना चाहिए? 25, तो 100 में से घटा कर लिखेंगे। कितने में से घटा कर लिखेंगे? 100 में से। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है? 45। अब देखो तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होगा? तो 25 में से 20 गया तो कितना? 5, और यहाँ स्टूडेंट्स कितना? तो 100 में से 25 गया तो 75। स्टूडेंट्स देखो कुछ कटने वाला है, तो देखो तो स्टूडेंट्स कटेगा क्या? तो 5 इसको कितने बार में स्टूडेंट्स? तो 5 इसको 15 बार में, 5 इसको कितने बार में? 15, और 15 इसको कितने बार में? 3 बार में। 5 इसको कितने बार में? 15 बार में, और 15 इसको कितने बार में? 3 बार में। तो इस सवाल का उत्तर कितना हुआ स्टूडेंट्स? 3 लीटर। तो इस बर्तन में कितना लीटर पानी मिलाना होगा स्टूडेंट्स? 3 लीटर और पानी मिलाना होगा। स्टूडेंट्स मैं इस तरह का क्वेश्चन का 1-2 और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर अगर घटने का केस हो, घटने का केस हो तो कैसे बनाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट्स। अगर घटने का केस आ जाए, जैसे बोल देगा कि 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, 20 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें पानी की मात्रा 50% है। 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा 50% है। कितना और दूध डाल दे ताकि पानी की मात्रा घटकर 40% हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन रहता। तो देखो यहाँ घटने का केस मैंने बताया। तो देखो स्टूडेंट्स, जितना लीटर मिश्रण होगा आपको लिख देना होगा। कितना लीटर मिश्रण? 20, तो 20 लिख दो। और बताओ स्टूडेंट्स, पहले कितना था? 50 और हो जाए कितना? 40। तो अंतर कितने का स्टूडेंट्स? तो 10 का, तो 50 - 40 लिख देंगे स्टूडेंट्स। अंतर लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब बताओ बढ़ने का केस है कि घटने का? तो अगर बढ़ने का केस होता तो नीचे कितने में से घटा कर लिखना है? 100 में से घटा कर लिखना है। अगर घटने का केस है 50 से घटकर हो जाए 40, तो यहाँ बट्टा में हम लोग 40 लिख देंगे। ज्यों का त्यों। ज्यों का क्या लिख देंगे? त्यों। 50 से हो जाए 40 तो बट्टा में 40 लिख देंगे। घटने का केस हो जाए 50 से हो जाए 30 तो बट्टा में क्या लिख देंगे? 30। 50 से हो जाए 20 तो बट्टा में क्या लिख देंगे? 20। 50 से हो जाए 10 यानी बट्टा में क्या लिख देंगे? 10। 50 से हो जाए 45 तो बट्टा में क्या लिख दोगे? 45। घटने का केस होगा तो बट्टा में ज्यों का त्यों लिख देना। तो 50 से कितना हो जाना चाहिए? 40। तो यहाँ बट्टा में 40। अगर यही बढ़ने का केस होता तो इसे 100 में से घटा देते स्टूडेंट। तो देखो यहाँ 20 और यहाँ स्टूडेंट्स कितना? 10 और बट्टा में कितना स्टूडेंट्स? 40। 0 0 कैंसिल हुआ। 40 को कितने बार में? 5 बार में। तो सवाल का उत्तर कितना आ जाता है स्टूडेंट्स? 5 लीटर आ जाता। तो घटने का केस होगा तो यहाँ बट्टा में ज्यों का त्यों, और बढ़ने का केस होगा तो यहाँ कितने में से घटाकर? 100 में से। ये दोनों ऊपर का काम हमेशा सेम होगा स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा इजी वे में यही बनाने का तरीका है। तो अगर आपको दिक्कत हुआ तो एक बार फिर से इसको प्ले कर फिर से वीडियो को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। 6 में क्या बोलता है स्टूडेंट्स, ए तथा बी का औसत इतना है तो इनका मान क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए और बी का औसत दिया है और ए और बी का औसत क्या दिया है स्टूडेंट, तो ए इन पावर 1 प्लस बी का पावर n प्लस 1 बाई ए n प्लस बी का पावर n, ये दिया है। ये दिया है स्टूडेंट्स ए और बी का औसत, तो बोलता है इनका मान क्या होगा। ए और बी का औसत दिया है और आपसे पूछ रहा है इनका मान क्या होगा, ए और बी का औसत। स्टूडेंट्स ये बताओ, किसी भी दो नंबर है, दो संख्या है ए और बी, हम लोग एवरेज बोलेंगे कि ए और बी का औसत क्या होगा। दो नंबर है कोई एक्स और वाई, हम बोलेंगे एक्स वाई दो नंबर है, उसका एवरेज क्या होगा। तो आप बोलोगे क्या स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई बाई क्या होगा, 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर दो नंबर ए और बी है और हम आपसे पूछेंगे कि एवरेज क्या होगा, तो आपके अनुसार एवरेज क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे सर एवरेज होगा, दो नंबर अगर ए और बी है तो उसका एवरेज होना चाहिए आपके अनुसार ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि एवरेज होता है सम ऑफ डाटा बट्टा में सम ऑफ, देखिए सम ऑफ डाटा बट्टा में नंबर ऑफ डाटा, a प्लस बी बाई 2, सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, यही होना औसत होना चाहिए। औसत दिया इतना स्टूडेंट, तो आपसे पूछ रहा है इनका मान क्या होगा। स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछा है, इनका मान क्या होगा। स्टूडेंट्स ज़रा ये बताइए कि यदि इनका मान हमें बताना है तो अगर हम इनके जगह 4 ऑप्शन में से इसका वैल्यू रखते हैं तो देखिए, तो स्टूडेंट्स अगर हम बाई ऑप्शन टच करना चाहें क्वेश्चन को, बाई ऑप्शन हम लोग इजी बना सकते हैं। बाई ऑप्शन अगर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग रखते हैं और n इक्वल टू हम लोग 0 ले लेते हैं, n इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो देखो तो यहाँ अगर 0 रखेंगे स्टूडेंट्स तो देखो तो 0 प्लस 1 क्या होगा, तो a का पावर 0 प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा b का पावर 0 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a का पावर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 0, और फिर b का पावर क्या हो जाएगा 0। देखो स्टूडेंट्स 0 प्लस 1 क्या होगा 1, और किसी भी संख्या का पावर 1 करोगे तो वही होगा, यानी a होगा, और प्लस b, यहाँ देखो तो स्टूडेंट्स किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो वैल्यू कितना होगा 1, यानी a का पावर 0 वैल्यू कितना 1, और b का पावर 0 यानी वैल्यू कितना 1, 1 1 1 कितना 2, यानी आ गया a प्लस बी बाई 2 आ गया स्टूडेंट, यानी n इक्वल टू क्या होगा 0, n इक्वल टू क्या होगा 0। यदि n की जगह हम लोग 0 रख दें तो ये संभव है, तो हम लोग बोल सकते हैं इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट, कि 100 संख्या का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त होता है। 100 संख्या है और उसका औसत ज्ञात करने पे कितना प्राप्त हुआ है 40। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 53 के बजाय 83 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है। देखो स्टूडेंट्स 100 संख्या का हम लोग का औसत निकालना है, और 100 संख्या का औसत कितना दिया गया स्टूडेंट्स, तो 100 संख्या का औसत 40 प्राप्त हुआ है। 100 संख्या है जिसका औसत हम लोग निकाले तो कितना मिला स्टूडेंट्स 40। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 53 पढ़ लिया गया है, एक संख्या गलती से क्या पढ़ लिया गया 53, बोलता है कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया गया, सॉरी मैं गलत पढ़ लिया स्टूडेंट, एक संख्या 53 के स्थान पर क्या पढ़ लिया गया 83, यानी पढ़ना चाहिए था 53 और पढ़ा गया क्या 83। तो बोलता है कि बताएं सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह को क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ आपको करना होगा, बेसिकली अगर आप समझो तो बना सकते हो। देखो स्टूडेंट्स 100 संख्या का हमको औसत निकालना था, और 100 संख्या का औसत जब हमने निकाला तो कितना है स्टूडेंट्स 40, कितना है स्टूडेंट्स 40। बाद में पता चला कि एक संख्या 53 था और गलती से हमने क्या पढ़ लिया 83 पढ़ लिया, तो बोलता है सही औसत क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताओ कि वो नंबर कितना था स्टूडेंट्स, तो 53 कितना था स्टूडेंट्स 53 वो नंबर था, 53 वो नंबर था, और गलती से हमने क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स, तो गलती से हमने 83 पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया 83। तो देखो तो स्टूडेंट्स हमको लिखना चाहिए था 53 पर हमने लिखा होगा 83, हमको लिखना चाहिए था 53 हमने लिखा होगा क्या 83, यानी कितना नंबर हमने बढ़ा कर लिख दिया स्टूडेंट्स, तो हमने 30 नंबर बढ़ा कर लिखा। कितना नंबर बढ़ा कर लिखा 30 नंबर बढ़ा कर लिखा। तो देखेंगे औसत हमने कितना बढ़ा दिया, तो औसत हमने बढ़ा दिया कितना स्टूडेंट्स, तो औसत बढ़ा कितना स्टूडेंट्स
तो 30 नंबर बढ़ाया, टोटल कितने डिजिट पर, तो डिजिट यहाँ कितने थे 100, संख्या कितने थे 100, यानी देखो तो इसमें 0 से 0 कैंसिल, यानी 0.3 औसत हमने बढ़ाकर लिखा। क्या लिखा, 0.3 हमने औसत बढ़ाकर लिखा। तो हमसे पूछ रहा है सही औसत, क्या पूछ रहा है, सही औसत। तो सही औसत बताना है, तो अभी औसत कितना है स्टूडेंट्स 40, मगर ये जो 40 औसत है ये सही नहीं है, ये बढ़कर है, क्या है, बढ़कर। तो ये घटा देंगे, 0.3 हम लोग घटा देंगे, यानी 39 क्या आएगा 7। तो ये सवाल का सही उत्तर होगा 39.7। क्या था स्टूडेंट, मैं फिर से समझा दूं। देखो स्टूडेंट्स कि नंबर था कितना स्टूडेंट्स, 100 संख्या था, और 100 संख्या का औसत हमने कितना निकाला था 40, 100 संख्या का औसत कितना निकाला था 40। बाद में पता चला कि एक संख्या 53 था और गलती से क्या पढ़ ली 83, तो कितना हमने बढ़ाकर पढ़ा, वृद्धि कितने कर दिए 30 का, तो 30 का वृद्धि हुआ, तो औसत देखने कितना से बढ़ा, तो 30 बढ़ा कितने पे स्टूडेंट 100 पे, यानी कितना बढ़ा 0.3 बढ़ा। तो देखोगे हम पूछा सही औसत, तो सही औसत क्या है, तो ये जो 40 है ये सही औसत नहीं, ये गलत का है। तो सही औसत क्या है, तो जो पॉइंट हम लोग 3 बढ़ा कर लिखे थे उसको घटा दिए, यानी सही औसत क्या है 39.7। वैसे स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो इसका मैं आपको फार्मूला बता दूं, फार्मूला क्या है, तो देख लो स्टूडेंट्स कैसे इस क्वेश्चन को फार्मूला पे बना सकते हो। आप लोग सभी लोग लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछे सही औसत, सही औसत या फिर पूछे आपसे नया औसत, तो स्टूडेंट्स होता है पहले का औसत, पहले का औसत प्लस सही डाटा माइनस गलत डाटा और बट्टा में टोटल नंबर ऑफ डाटा, ये होता है स्टूडेंट्स। सही औसत या नया औसत बराबर होता है पहले का औसत प्लस सही डाटा माइनस गलत डाटा बटा में टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो पहले का औसत कितना था स्टूडेंट्स 40, तो हम लोग लिख दिए 40। सही डाटा मेरा कितना था स्टूडेंट्स 53, सही कितना था 53, तो लिख दिए सही की जगह 53। और गलत कितना था मेरा स्टूडेंट्स 83 बटा में टोटल नंबर ऑफ डाटा, और टोटल डाटा स्टूडेंट्स कितना 100। देखो तो स्टूडेंट्स 40, यहाँ स्टूडेंट्स कितना आएगा, तो -30 बट्टा क्या है 100, 0 से 0 कैंसिल स्टूडेंट्स, 40 प्लस माइनस टकरा कर क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस। और देखो तो 3/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3, यानी आ जाएगा 39.7। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जैसे ये क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख सकते हो। आपसे पूछा गया है कि f का मैक्सिमम मान क्या होगा यदि ई एफ जी किसी भी अंक के लिए हैं। f का आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है कि f का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा यदि ई एफ जी कोई अंक है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ। जैसे अगर a प्लस बी इक्वल टू, यदि हमने 10 ले लिया, a प्लस बी इक्वल टू 10 लिया, हमने पूछा आपसे b का मैक्सिमम मान क्या होगा। b का मैक्सिमम मान तब होगा स्टूडेंट्स जब a खुद पे खुद क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अगर a का कम से कम मान हम लोग यहाँ रखेंगे तो b का वैल्यू अधिक से अधिक होगा। जैसे अगर a का वैल्यू अगर आपने 0 रखा तो b कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर a का वैल्यू आपने 1 रखा तो b कितना हो जाएगा 9। अगर a 2 रखा तो b कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 8 हो जाएगा। a 3 रखा तो b कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7। यानी अगर a का वैल्यू हम लोग मिनिमम रखते हैं तो b का मैक्सिमम मान आएगा, और a अगर मैक्सिमम रखने लग रहे हैं तो b क्या आने लगेगा मिनिमम। तो स्टूडेंट्स हम लोग को बताना है कि f का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, f का अधिकतम मान। तो f का अधिकतम मान तब होगा मेरे बच्चों जब e और g क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अगर ये दोनों मिनिमम हो जाएगा तो ये खुद पे खुद क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमको मिनिमम मान रखना होगा। तो e और g का हमको मिनिमम मान रखेंगे तो e की जगह हम मिनिमम सबसे छोटा 0 हो सकता है, और यहाँ भी सबसे कम क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 258 और यहाँ स्टूडेंट्स 1 1 1 4 माइनस
ये संख्या ऊपर उधर जाएगा स्टूडेंट्स, तो जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 509, फिर ये देखो तो उधर जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा -3 और 07 स्टूडेंट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आएगा 258। अब देखो तो स्टूडेंट्स 1114 माइनस, इन दोनों को देखेंगे ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखो 9 और 7 16 और यहाँ 5 और 3 कितना स्टूडेंट्स 8, यानी 816 आएगा जोड़ने पे स्टूडेंट्स। अब देखो तो स्टूडेंट्स हम लोग 258 और यहाँ कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो 14 में से 6 गया तो कितना स्टूडेंट्स 8, 14 में से 6 गया तो कितना स्टूडेंट्स 8। अब देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो स्टूडेंट्स कितना होगा 9 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अरे ये 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो यहाँ क्या स्टूडेंट्स 2, यानी देखो तो 298 आ गया। अब स्टूडेंट्स कंपेयरिंग बोथ साइड कर दो स्टूडेंट्स, देखो तो 2 का कंपेयर यहाँ 2 और 8 यहाँ, तो कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो f का कंपेयर किसके साथ होगा 9, यानी इसलिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9। तो f का यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स तो 9, f का अधिकतम मान क्या आएगा 9 स्टूडेंट्स। इसका मैक्सिमम मान निकालने के लिए बाकी का हमें क्या रखना होगा मिनिमम, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट्स 9। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 9 की ओर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य पूछा है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य, स्टूडेंट समानांतर माध्य मतलब होता क्या है आपको समझना पड़ेगा। समानांतर माध्य यानी बोलते हैं अरिथमेटिक मीन को, तो जस्ट लाइक एवरेज, जस्ट लाइक क्या होता है एवरेज, समानांतर माध्य को हम लोग औसत भी बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है n प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा, n प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा। तो n प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य होता है n+1/2, n+1/2, जो ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में है, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पढ़ेंगे, जो टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि अपनी समान गति की 3/4 गति से चलकर, अपनी समान गति की 3/4 गति से चलकर एक व्यक्ति अपने ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उस व्यक्ति के घर से ऑफिस तक दूरी तय करने में लगने वाले समान समय की गणना कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। कोई व्यक्ति है जो अपने घर से ऑफिस की ओर जाता है और जब अपनी चाल का 3/4 चाल से चलता है, अपनी चाल का 3/4 चाल से चलता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो बोलता है घर से ऑफिस जाने के लिए उसे जो समान समय है उसकी गणना करना है। तो अपनी वास्तविक चाल का किस चाल से चल रहा है स्टूडेंट्स 3/4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। 3/4 चाल से चल रहा है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चल रहा है तो वह स्टूडेंट्स कितने देरी से पहुंच रहा है 10 मिनट देरी से पहुंचे। ऐसा समझ सकते हो कि चाल उसका होना चाहिए था 4 पर है कितना 3, तो जाहिर सी बात है कि विलंब तो होगा, तो 10 मिनट विलंब से पहुंचता तो वास्तविक समय। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ स्टूडेंट कि देखो स्टूडेंट्स अपनी वास्तविक चाल का किस चाल से चल रहा है 3/4। तो देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है तो ऊपर वाले को नीचे से घटा देना है, इस तरह से घटा देना है। देखो मैंने साइन दिखा दिया है, नीचे वाली संख्या को किससे घटा दो ऊपर वाले से घटा दो, तो यहाँ क्या लिख दोगे 3/1 लिख दोगे। यहाँ नीचे वाले को घटा देना ऊपर वाले से, ठीक है। आपसे क्या पूछा है स्टूडेंट्स वास्तविक समय, वास्तविक समय, तो वास्तविक समय बताना है। तो कितना लेट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो 10 मिनट विलंब हो रहा था। कितना विलंब हो रहा था 10 मिनट। जितना विलंब हो रहा है उससे इस संख्या को गुना कर दो, 3/1 गुना कर दो स्टूडेंट्स, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 30 मिनट। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 मिनट इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन खुद से बनाता हूँ कि कोई आदमी अपनी वास्तविक चाल का 2/3 गति से चलता है, कोई आदमी अपनी वास्तविक चाल का 2/3 गति से चलता है, तो बोलता है तो वह 15 मिनट विलंब हो जाता है। तो बोलेगा आपसे बताएं कि उसका वास्तविक समय क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स किस गति से चल रहा है 2/3 गति से चल रहा है, तो इस संख्या को ऊपर वाले से घटा दो, तो यहाँ लिख दोगे क्या स्टूडेंट्स, तो आप लिख दोगे 2 क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। अब बताओ स्टूडेंट्स कितना विलंब हो रहा था 15 मिनट। कितना विलंब हो रहा था 15 मिनट, तो 15 से गुना कर दो, तो 2/1 गुना कर दो, तो 15 दूनी 30, यानी सवाल का उत्तर क्या आ जाता स्टूडेंट्स 30 मिनट आ जाता। कोई बोल देता स्टूडेंट्स कि अपने वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चल रहे हैं, तो बोल सकता है कि 20 मिनट विलंब हो जाते हैं। 3/4 चाल से चल रहे हैं तो कितने विलंब हो जाते हैं 20 मिनट, तो सही समय। तो देखो तो 3/4 को घटा
घटा दूँ तो नीचे वाले को घटा दूँ ऊपर वाले से, तो 3/1 और कितना विलम्ब हो रहा है 20 मिनट, तो 20 से गुना कर दो तो 20 दिए कितना हो जाएगा आंसर 60 मिनट, सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह को क्वेश्चन को हम लोग आसानी से इस तरह कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पढ़ने वाले हैं। क्या है, प्रकाश किसी काम को अकेले 30 दिन में कर सकता है और आकाश उसी काम को अकेले 24 दिन में। यदि प्रकाश किसी काम को करे तो 30 दिन में और आकाश उसी काम करे तो 24 दिन में। चिराग उसी काम को अकेले 40 दिन में कर सकता है। चिराग उसी काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है 40 दिन में। बोलता उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और चिराग ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो बोलता है तो प्रकाश और आकाश एक साथ कितने दिन में शेष काम को पूरा करेंगे। क्या क्या स्टूडेंट्स दिए कि प्रकाश किसी काम को करे तो 30 दिन में। जब प्रकाश किसी काम को करता है स्टूडेंट्स तो प्रकाश किसी काम को कितने दिन में 30 दिन में, और उसी काम को आकाश करता है तो आकाश कितने दिन में स्टूडेंट्स 24 दिन में, और उसी काम को चिराग जब करता है तो कितने दिन में स्टूडेंट्स 40 दिन में। प्रकाश करता है तो 30 दिन में, आकाश करता है 24 दिन में और चिराग करता है 40 दिन में। बोलता है कि ये चिराग उसी काम को 40 दिन में, उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन के बाद चिराग काम छोड़कर चला जाता है। तो प्रकाश और आकाश बचे हुए काम को कितने दिन में कर देंगे। प्रकाश और आकाश बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे। देखो स्टूडेंट तीनों एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद चिराग काम छोड़कर चला गया, तो बचे हुए काम को बोलता है प्रकाश और आकाश कितने दिन में करेंगे। तो स्टूडेंट्स 4 दिन के बाद ना चिराग काम छोड़कर गया, यानी 4 दिन तक तो सभी काम मिलकर की, 4 दिन तक सभी मिलकर की। तो देखो स्टूडेंट्स हम देखेंगे 4 दिन में कितने काम हो गए। 4 दिन में कितने काम हो गए, तो प्रकाश, फिर कौन है स्टूडेंट्स आकाश, और फिर कौन है स्टूडेंट्स चिराग। देख लेंगे कि 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया। 4 डेज का हम लोग पार्ट निकाल लेंगे, 4 डेज का क्या निकाल लेंगे पार्ट, काम निकाल लेंगे। 4 दिन तक सब में मिलकर काम किया। ये किसी काम को प्रकाश 30 दिन में, तो किसी काम को 30 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/30, क्योंकि डी का उल्टा पार्ट होता है। तो एक दिन में 1/30, तो 2 दिन में 2/30, यानी 4 दिन में कितना काम करेंगे 4/30 काम करेंगे। और ये किसी काम को 24 दिन में, आकाश किसी काम को 24 दिन में, तो एक दिन में कितना काम 1/24, तो 4 दिन में कितना काम 4/24 काम करेंगे। अच्छा, चिराग किसी काम को 40 दिन में, तो एक दिन में 1/40, तो 4 दिन में कितना 4/40। तो स्टूडेंट्स एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 120। अब देखेंगे 30 से कितने बार में जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4 बार में जाएगा, तो 4 चौके कितना 16 हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स 24 से कितने बार में 5 बार में, 5 चौके कितना हुआ 20, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा 36। अच्छा स्टूडेंट्स 4 से यहाँ ये 40 से कितने बार में 3 बार में, तो ये कितना हुआ 12, तो यहाँ 36 और 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 48। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कुछ कटने वाला है क्या इनमें से, तो देखो 24 से ही कितने बार में 2 बार में, और 24 से ही कितने बार में 5 बार में, यानी 2 क्या लिखेंगे 5। तो इसका शेष निकाल लोगे, शेष यानी 2/5 काम हो गया, तो शेष निकाल लोगे आप, तो शेष निकालोगे तो 5 में से 2 गया तो कितना स्टूडेंट्स 3/5, यानी 3/5 काम बच गया है, 3/5 काम बच गया है। ठीक है स्टूडेंट। अब बोला बचे हुए काम को प्रकाश और आकाश कितने दिन में, तो जिससे करवाना है उसका डे से गुना कर देंगे। तो देखेंगे बचे हुए काम को प्रकाश और आकाश से करवाना है, तो प्रकाश और आकाश कितने काम करने हैं, तो 3/5 काम को कितने दिन में। तो बताए हैं स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा कि जिससे काम करवाना है उसका डे से गुना करेंगे। तो प्रकाश और आकाश से करवाना है तो उसका डे से गिना। 2 लोगों का डे निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं a × b/a + b। तो प्रकाश और आकाश का डे निकाल लोगे स्टूडेंट्स, तो 30 × 24 और बट्टा में स्टूडेंट्स क्या लिखोगे 30 + 24, क्योंकि 2 लोगों का डे इसी तरह से निकालते हैं। और जिससे काम करवाना उसका डे से गुना, तो गुना कर देंगे 3 कितना स्टूडेंट्स 5। अब देखो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा 54 है ना स्टूडेंट्स, यहाँ 54, तो देखो तो 30 × 24 और यहाँ बट्टा में क्या स्टूडेंट्स 54 और 3 गुने कितना स्टूडेंट्स 5। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो तो स्टूडेंट्स 5 इसको कितने बार में 6 बार में, 5 इसको कितने बार में 6 बार में, और 6 इसको कितने बार में स्टूडेंट्स 9 बार में, और 3 इसको कितने बार में 3 बार में, और 3 इसको कितने बार में 8 बार में। यानी सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 8 दिन। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। मैंने क्या बताया कि 5 इसको 6 बार में, 6 इसको 9 बार में, 3 इसको 3 बार में, और 3 इसको कितने बार में 8 बार में। तो बचे हुए काम को प्रकाश और आकाश कितने दिन में 8 दिन में।
प्रकाश, आकाश और चिराग, 3 लोग थे। प्रकाश किसी काम को 30 दिन में, आकाश 24 दिन में, चिराग 40 दिन में। 4 दिन तक सभी ने मिलकर काम किया तो 4 दिन में काम निकाल लिए, तो 4 डेज का पार्ट निकाल लिए, तो 48/120 आया, जो कटकर 24 से 2 बार में, 24 से 5 बार में, यानी 2/5 कटकर कितना स्टूडेंट्स 2/5। तो हम लोग शेष निकाल लिए, तो शेष आ गया 5 में से 2 गया तो 3/5। बचे हुए काम को कौन करेंगे? चिराग तो चला गया स्टूडेंट्स, तो प्रकाश और आकाश करेंगे। तो बचे हुए काम को प्रकाश और आकाश कितने दिन में? तो जिससे काम करवाना उसका डे से गुना, तो 2 लोगों का डे का फॉर्मूला होता है A × B/A + B। कितना काम करवाना? 3/5, तो उनके डे से गुना किए तो 8 दिन आया, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 8 दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं कि प्रकाश किसी काम को 30 दिन में और आकाश 24 दिन में और चिराग करे तो अकेले उस काम को 40 दिन में। सभी ने मिलकर काम किया और 4 दिन के बाद चिराग काम छोड़कर चला गया, तो बची हुई काम को बोलता है प्रकाश और आकाश कितने दिन में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह को क्वेश्चन को देखो तो मैंने दूसरा तरीका बता रहा, माना शेष कार्य इन डेज में समाप्त होगा। हमने मान लिया कि बचा हुआ काम इन दिन में समाप्त होगा, ये करेगा। माना शेष काम बचे हुए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? इन दिन में करेगा। तो देखो तो स्टूडेंट्स, देखो तो 4 दिन तक सभी ने मिलकर काम किए, यानी जो देखो 4 दिन के बाद तो चिराग काम छोड़कर चला गया, 4 दिन के बाद चिराग काम छोड़कर चला गया, तो लास्ट में था कौन? तो लास्ट में प्रकाश और आकाश थे। तो देखो तो 4 दिन तो सबने काम किया, मगर 4 दिन के बाद चिराग छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ काम कितने दिन चल रहा है? इन दिन। बचा हुआ काम कितने दिन चल रहा है? इन दिन। इसका मतलब प्रकाश कितने दिन काम किए ये आपको समझना होगा। प्रकाश कितने दिन काम किया? तो प्रकाश ने इन दिन तक बचा हुआ काम और 4 दिन साथ में काम किया, यानी टोटल काम कितने दिन किया? इन + 4 दिन। आकाश ने भी बचे हुए काम को किया था, बचा हुआ काम कितना दिन चला था? इन दिन, और 4 दिन तक तो साथ में किया था, तो इन प्लस कितना? 4 दिन। मगर चिराग सिर्फ कितना दिन काम किया था? सिर्फ और सिर्फ कितना दिन? 4 दिन। तो देखो तो स्टूडेंट्स, डे का उल्टा क्या होता है? पार्ट। ये किसका काम है स्टूडेंट्स? तो ये काम प्रकाश का है, क्योंकि प्रकाश कितने दिन टोटल काम किए? तो 4 दिन तक तो साथ में किया, 4 दिन तक तो साथ में, और बचे हुए काम को भी कर रहा था प्रकाश। तो बचा हुआ काम कितने दिन चला है? इन दिन। यानी प्रकाश कितने दिन काम किया? तो इन दिन अकेले, और 4 दिन तो सब साथ में किया था, तो इन प्लस कितना? 4 दिन। उसी तरह आकाश भी था कि आकाश कितने दिन काम किया? तो 4 दिन साथ में और इन दिन अकेले, यानी इन प्लस कितने दिन? 4 दिन। तो देखो तो प्रकाश किसी काम को जब 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 1 दिन में 1/30, तो 2 दिन में 2/30, 3 दिन में 3/30। तो प्रकाश कितना दिन काम किया? तो इन + 4 दिन काम किया, तो इन + 4/30, ये प्रकाश का हो गया। आकाश भी उसी तरह काम किया है, तो आकाश कितना दिन काम किया? इन + 4, और आकाश का डे कितना था? 24, तो बट्टा में 24। अच्छा, चिराग किसी काम को कितने दिन में? 40 दिन में, तो 1 दिन में कितना? 1/40। 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन में कितना बट्टा? 4/40। ये किसका काम है? तो ये काम किसका है बाबू? तो ये प्रकाश का, ये आकाश का, और ये चिराग का। और टोटल काम को डिनोट करते हैं किससे? 1 से। अब आओ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट्स? 120। देखो तो 30 से यहाँ कितने बार में? 4 बार में, तो यहाँ कितना स्टूडेंट्स? 4n प्लस कितना? 16। अच्छा स्टूडेंट्स, 24 से कितने बार में? 5 बार में, तो 5n प्लस यहाँ कितना? 20। और यहाँ स्टूडेंट्स 40 से कितने बार में स्टूडेंट्स? तो 40 से 3 बार में, यानी कितना स्टूडेंट्स? 12। और यहाँ कितना स्टूडेंट्स? 1। अब देखो तो यहाँ स्टूडेंट्स 5 4 कितना? 9n, और यहाँ 16 और 12 कितना स्टूडेंट्स? 36, और 36 और 12 कितना स्टूडेंट्स? 48। और यहाँ कितना स्टूडेंट्स? 120। यहाँ 9n = 72, तो यहाँ n = कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 8। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक वस्तु को 12% हानि पर बेची गई। एक वस्तु को 12% हानि पर बेची गई। यदि इसे 49 रुपये अधिक बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु को 12% हानि पर बेची गई। यदि इसे बोलता हूँ 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखो, मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अगर स्टूडेंट्स प्रॉफिट की बात करेगा
तो हम लोग माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। लॉस की भी बात करेगा स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करेगा स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और लॉस और प्रॉफिट की बात करेगा स्टूडेंट्स तो भी हम लोग क्या करेंगे? प्लस। यानी जब स्टूडेंट्स हम लोग सेम साइन रहेगा तो माइनस कर लेंगे। यहाँ देखो सेम साइन है तो माइनस, सेम साइन है तो माइनस। यहाँ देखो तो अलग अलग साइन है तो क्या? प्लस। और अलग अलग साइन है तो क्या? प्लस। यानी सेम साइन रहेगा तो माइनस कर लेंगे, और अपोजिट साइन रहेगा, अपोजिट है तो क्या कर लेंगे? जुड़ जाएगा। और सेम साइन रहेगा तो घट जाएगा। तो स्टूडेंट्स किसी वस्तु को 12% हानि पर बेची गई थी। कितने प्रतिशत हानि पर? 12% हानि पर बेची गई। यदि उसे 49 रुपये अधिक में बेच दिए होते तो 2% का लाभ हो जाता। तो बोल रहा है बताएं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि बताएं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपसे क्रय मूल्य की बात पूछी गई कि क्रय मूल्य क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या क्या दिया गया? 12% लॉस दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 12% लॉस दिया गया। तो जो डाटा दिया गया उसको लिख लो स्टूडेंट्स। 12% लॉस तो हमने लिख दिया 12% लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या बोलता है? यदि 49 रुपये अधिक में बेचते तो 2% क्या होता? लाभ। 2% का लाभ होता, प्रॉफिट होता। अब बताओ स्टूडेंट्स, ये दोनों अलग अलग है, एक लॉस है दूसरा प्रॉफिट, तो हमने क्या बताया? जुड़ जाएगा। तो 12 और 2 कितना स्टूडेंट्स? 14%। और रुपये में कितना स्टूडेंट्स? तो 49 रुपया। रुपये में कितना? 49 रुपया। तो आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो हमने बताया है कि क्रय मूल्य को टोटल डिनोट करते हैं परसेंट में। कितने से स्टूडेंट्स? 100% को। क्रय मूल्य में टोटल डिनोट किससे करते हैं? परसेंट में 100% से। तो 49 और बट्टा में स्टूडेंट्स क्या आएगा? 14। अब परसेंट मिलाने के लिए कितने से गुना स्टूडेंट्स? तो 100 से गुना स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करते हैं तो ये 7 से कटेगा स्टूडेंट्स, तो कितने बार में? 2 बार में। 7 से कितने बार में? 2 बार में। और ये 7 से कितने बार में स्टूडेंट्स? 7 बार में। और 2 इसको कितने बार में? 50 बार में। 2 इसको कितने बार में? 50। और 50 में 7 से गुना कर दो स्टूडेंट तो 350। इस सवाल का सही उत्तर होगा। स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज और वर्ग है और दोनों का एरिया क्या है? समान है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल और वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर, और दोनों का एरिया समान दिया है। तो बोलता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की भुजा के बीच रेशियो पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स, ये हमने समबाहु त्रिभुज बना दिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ हमने एक वर्ग बना दिया। ठीक है, और हमसे पूछा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की भुजा के बीच अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हमने h मान लिया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमने क्या मान लिया स्टूडेंट्स? h। और वर्ग की भुजा हमने कुछ भी मान सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। वर्ग की भुजा हमने a मान ली। वर्ग की भुजा क्या मान ली है? a। बोला है दोनों का एरिया समान है। तो देखो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है h² बाई √3, यानी ऊंचाई का स्क्वायर बाई √3। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ हमने लिख दिए। वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या माने हो? a। तो भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ये हुआ वर्ग का क्षेत्रफल। और दोनों का क्षेत्रफल बराबर था इसलिए हमने बराबर का साइन दिखाया। तो स्टूडेंट्स ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या कि h² बाई a² इक्वल टू √3। ऐसा तो बिल्कुल लिख सकते हैं स्टूडेंट, किसी को आपत्ति नहीं होगी, किसी बच्चे को आपत्ति नहीं होगी स्टूडेंट। अब देखो तो कुछ नहीं, तो बट्टा में क्या होगा स्टूडेंट्स? एक हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब देखो तो मेरे बच्चों, यहाँ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों? h/a का होल स्क्वायर, h/a का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। और इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों? ये 3 और √3 को हम लोग बोल सकते हैं 1/2, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और बट्टा में क्या है स्टूडेंट्स? 1। अब देखो स्टूडेंट्स हमसे क्या पूछा था? ऊंचाई और भुजा के बीच रेशियो। तो यहाँ h हमने लिख दिया स्टूडेंट्स, और बट्टा में क्या लिख दिया? a। अब देखो तो स्टूडेंट स्क्वायर उधर जाएगा तो पलट जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा? पलट जाएगा। कोई भी संख्या अगर उधर जाएगा तो देखो दूसरी तरफ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ 2 है तो उलट कर क्या हो जाएगा? 1/2। तो देखो तो स्टूडेंट्स 3 पहले से ऑलरेडी 1/2 था, अब बट्टा में 1 था। अब देखो पावर उधर जाएगा तो उलट जाएगा, 2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 का पावर 1/4, और 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा स्टूडेंट्स। अभी हमने बताया था स्टूडेंट्स, जरा गौर फरमाना स्टूडेंट्स, कि यहाँ अगर स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं
तो इस जो भी नुकीला भाग है तो इस रूट को हटाएंगे तो नुकीला भाग वाला पावर के कहाँ आएगा, बट्टा में। तो x का पावर क्या हो जाएगा 1/n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ऐसे, क्या x और यहाँ नुकीले भाग में अगर 4 लिख दिए तो x का पावर 1/4, यानी हम लोग इतना को इतना भी लिख सकते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं जो पावर के बट्टा में होगा उसको नुकीला भाग में ला सकते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। और बट्टा में क्या है 1, आप ऑप्शन मिला सकते हैं, यानी सवाल का उत्तर ऑप्शन आप मैच करा सकते हैं। तो ये मेंसुरेशन बेस पे क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट। तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। ये फार्मूला था स्टूडेंट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई का स्क्वायर बाई √3, ऊंचाई का स्क्वायर बाई √3। आप लोग और भी जानते होंगे √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो वो साइड के रेस्पेक्ट में है और ये हमने हाइट के रेस्पेक्ट में लिखा, इसलिए हाइट के रेस्पेक्ट में लिखा स्टूडेंट्स क्योंकि हमको हाइट का ज़रूरत था। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोलता है किसी घड़ी में 4:05 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट के बीच बनने वाले कोणों का मान क्या होगा। किसी घड़ी में 4:05 हो रहे हैं तो बोलता है तो बनने वाले घंटे और मिनट के बीच, जो बनने वाले घंटे और मिनट के सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है तो उसका मान पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह को क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक नोट बता देता हूँ। इस तरह को क्वेश्चन के लिए इजी वे में आप कैसे कर सकते हैं। एक फार्मूला है स्टूडेंट, ये फार्मूला ध्यान पे रखना, 60 गुने h माइनस 11 गुने m और बट्टा में स्टूडेंट्स 2, 60 गुने h माइनस 11 गुने m/2। ये क्वेश्चन घंटे और मिनट के बीच कोण h आवर हैंड और m मिनट हैंड के लिए है। तो 4:05 हो रहा है। कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं, 4:05। तो 4:05 हो रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ लिख सकते हैं 60 और घंटे की जगह कितना लिखना होगा 4, क्योंकि घड़ी में 4 बज रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स माइनस 11 मिनट में कितना हो रहा है, तो 4:05, तो माइनस कितना 5 और बट्टा में कितना स्टूडेंट्स 2। जब 60 में 4 से गुना करोगे तो 240 और 11 में जब 5 से गुना करोगे तो 11 में 5 से गुना करोगे तो 55 और 240 में से जब 55 घटाओगे स्टूडेंट्स तो 240 में से 55 घटाने पर 185 आएगा स्टूडेंट्स, 185 अब बट्टा 2 स्टूडेंट्स। अब देखो 185 में 2 से भाग दे दो स्टूडेंट तो कितना आएगा 92.5। ये सवाल का उत्तर होगा, यानी सवाल का उत्तर होगा 92.5 डिग्री, 92.5 डिग्री। तो ये फार्मूला ध्यान पे रखना स्टूडेंट, 60 गुने h माइनस 11 गुने m/2। तो इस फार्मूले पे हम लोग घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोणों का मान बता सकते हैं। h किसके लिए है, आवर हैंड के लिए, और m किसके लिए है, मिनट हैंड के लिए। घड़ी में कितना बज रहा था, 4:05 हो रहे थे। 4 बजकर कितने हो रहे थे, 5 मिनट। 4:05 हो रहे थे घड़ी में, 4:05। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो तो घंटे के लिए 4 और मिनट के लिए हम लोग कितना लिख देंगे स्टूडेंट्स 5। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी की मिनट, 12 घंटे वाले घड़ी की मिनट वाली सुई के बीच बोलता है इतना बनने वाले दोनों कोणों में से बड़े कोण का मान क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बनाते वक्त तो बहुत बच्चे परेशान भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बोलता है कि बनने वाले दोनों कोणों में से बड़े कोण का मान क्या है, बड़े कोण का मान बताना है। ठीक है, बनने वाले दोनों कोणों में से बड़े कोण का मान क्या होगा। नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, आइए हमको बड़े कोण का मान बताना है। ठीक है, अब जानते हो स्टूडेंट्स घड़ी के बीच अगर यहाँ अगर ये कोण बन रहा है तो अगर ये न्यून कोण होगा तो इधर कौन सा कोण होगा, अधिक कोण। तो यही हम मेरा बड़ा कोण हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फार्मूला बताया था अभी कि इस तरह को क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूला मैंने बताया 60 गुने h माइनस 11 गुने m बाई क्या स्टूडेंट्स
2, यही ना स्टूडेंट्स बताया। एच हमने बताया था आवर हैंड के लिए और एम किसके लिए, मिनट हैंड के लिए। कई बच्चे यहाँ परेशान होते हैं कि आवर है, मिनट है और सेकेंड भी है, तब क्वेश्चन को कैसे सेट करें। फार्मूला जानने के बाद भी बहुत बच्चे इसमें परेशान होते हैं। परेशान होने की बात कोई नहीं है, आज के बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से ऐसे बना सकते हो। तो स्टूडेंट 60 गुने एच की जगह देखो तो आवर हैंड की जगह कितना 6 माइनस 11 इंटू मिनट हैंड की जगह देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है 30, तो 30 और फिर प्लस कर दो स्टूडेंट्स, और इसको भी हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे। और मिनट में इसको जब चेंज करोगे स्टूडेंट्स तो क्या लिख सकते हो 0.5 लिख सकते हो। मिनट में क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स 0.5 लिख सकते हो, क्योंकि जैसे ये सेकेंड में है, सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए आप इसको क्या लिखते हो स्टूडेंट्स 30/60 लिख देते हो स्टूडेंट्स। क्या लिख देते 30/60 लिखते, और 30/60 को क्या लिखते हो 1/2, और 1/2 को क्या लिखते हो स्टूडेंट्स, तो 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हो। तो ऐसा हम लोग लिख दिए हैं। और बाई कितने स्टूडेंट्स, तो 2 स्टूडेंट्स। अब देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो तो 360 माइनस इसको गुना करोगे तो 335.5 और बट्टा में स्टूडेंट्स 2, इतना में से इतना घटा दोगे स्टूडेंट्स तो आएगा 24.5 और बट्टा में कितना 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको भाग दोगे जब स्टूडेंट्स तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 12.25। तो आपसे पूछा है बड़ा वाला कौन, तो बताओ स्टूडेंट्स अगर घड़ी का पूरा एक चक्कर लगा देते हो तो पूरे चक्कर लगाने में यहाँ कितने डिग्री का कोण बन जाएगा 360 डिग्री। कितने स्टूडेंट्स 360। तो हमसे पूछा है बड़ा कोण, क्या पूछा स्टूडेंट्स बड़ा कोण। तो बड़ा कोण बताने के लिए हमको 360 डिग्री में से घटा लेना होगा। तो 360 माइनस 12.25 यानी इस सवाल का उत्तर होगा 347.75। ये सवाल का उत्तर है। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो। ये बच्चों को खास कर प्रॉब्लम होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगले सेट में और सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए आज यहीं तक, और इसे फिर से देखें स्टूडेंट्स। तो आज यहीं तक।